मैंने उनके पूरे वन लाइनर्स लिखते जाती थी साथ साथ में। और ऐसा करते करते फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट मिला करके मेरे करीब 1,500 से 2,000 एमसीक्यूज तो ऐसे ही प्रिपेयर हो गए वन लाइनर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। मैं हूं शिव और दोस्तों आज हमारे साथ में है भावना, जिन्होंने 2022 यूजीसी नेट परीक्षा में सोशियोलॉजी से जेआरएफ क्रैक किया है। तो आज हम भावना से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, पेपर 1 पेपर 2 की क्या स्ट्रेटेजी रही है, उन्होंने उनकी क्या क्या मिस्टेक्स रही थी पिछले अटेम्प्ट में जो इस बार उन्होंने ठीक किया और जेआरएफ करेक्ट किया। और ना सिर्फ करेक्ट किया, बहुत ही अच्छे मार्क्स से इन्होंने अपना जेआरएफ है वो इस बार उत्तीर्ण किया है। तो सबसे पहले तो वेलकम भावना टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड आपको बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत ज्यादा थैंक यू आपको और अदिति मैम को सर, क्योंकि इस सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ आपका और अदिति मैम का भी है। तो भावना, हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड जो ट्रिक्स हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर एक एस्पिरेंट को जरूरत होती है, और आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, आपकी क्या बुक लिस्ट रही है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो मैं ये जानना जी चाहता सर। हूँ कि आपकी जो जेआरएफ की जर्नी है वो कब से शुरू हुई, कब से आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया? सर मुझे कोविड के जस्ट पहले, जब मुझे लगा कि मुझे ये एग्जाम देना चाहिए, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मुझे रिसर्च के तरफ जाना है, और मैंने उतना सर्च भी नहीं किया था इसके लिए। तो मैं क्लासेस लेती थी, तो यही मेरा चल रहा था। उसके बाद जैसे ही कोविड आया तो फिर मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन हुआ कि रिसर्च साइड भी देखते हैं क्या चीजें हैं। तो मेरा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट था मास्टर्स में, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी रिसर्च करने में कहीं पे भी। तो उसके बाद हुआ, मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तो फिर उस सर्च में मैंने सोशियोलॉजी चूज किया कि मुझे सोशियोलॉजी से जेआरएफ करना है, इसी से रिसर्च करना है आगे। तो सर मैंने फिर इस कोविड के टाइम पे 2 साल मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया सोशियोलॉजी में, और उसी के साथ ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था जेआरएफ के लिए भी, नेट जेआरएफ के लिए। तो सर लास्ट ईयर मैंने जब दिया था तो मेरे कुछ मार्क्स से जेआरएफ रुक गए थे। नेट हो गया था पर जेआरएफ नहीं क्लियर कर पाई थी। पर इस बार सर आप लोगों की गाइडेंस और थोड़ा सा जो भी मिस्टेक्स मैंने की, वो सारे चीजों पे ध्यान दिया और सारा कुछ करेक्ट करके इस बार मेरा फाइनली जेआरएफ हो गया सर। दैट्स ग्रेट। तो हम उन मिस्टेक्स पे और आपकी क्या ऐसी आपने किया कि पिछली बार आपका नहीं हो पाया और इस बार हो गया, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 जी दोनों की स्ट्रेटेजी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपसे जानना जी चाहूंगा सर। कि लास्ट ईयर आपका नहीं हुआ था सिलेक्शन, लेकिन इस बार जब जेआरएफ हुआ और जिस दिन आपका रिजल्ट आया था तो आपका पहला रिएक्शन क्या था, कैसा लगा आपको? सर मैं बहुत सर बहुत बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जब आप कुछ मार्क्स से जेआरएफ रुक जाता है तो वो और भी ज्यादा डर रहता है कि इस बार होगा या फिर इस बार भी रुक जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी बिल्कुल कम मार्क्स से रुका, तो इस बार मुझे काफी ज्यादा डर था कि मतलब मैं मेहनत तो कर रही हूँ, मैं अपना 100% दूंगी, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद प्रेशर, फिर कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कभी टेक्निकल इशू जो बच्चों के साथ काफी ज्यादा हो रहे थे, तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर रहता है कि कहीं अपने साथ भी ऐसा हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा। तो ये वाला डर था, लेकिन जब एग्जाम देके आई तो उसके बाद लगा कि नहीं, एग्जाम तो ठीक हुआ है, नेट तो क्लियर हो जाएगा इस बार भी और जेआरएफ हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी सर फर्स्ट पेपर की वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था। तो उसके बाद बस सर जब रिजल्ट आया तो फिर जब फाइनली हो गया तब जाके सब बहुत ज्यादा खुशी हुई कि फाइनली मैंने क्रैक कर लिया। दैट्स ग्रेट। मैं ये जानना चाहूंगा कि लास्ट ईयर आपकी क्या मिस्टेक्स रही थी और इस बार आपने क्या एक्स्ट्रा किया जिसकी वजह से आपका जेआरएफ हो पाया? सर मैं अपनी मिस्टेक्स को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। एक तो जो स्टडी में मैंने मिस्टेक की, और दूसरी मिस्टेक जो मैंने एग्जाम मैनेजमेंट में की थी पिछली बार। तो सर पहले स्टडी की मैं बताऊं तो मैंने क्या मिस्टेक्स की थी। तो मेरा मैथ्स साइड से बहुत वीक है, मैंने कभी स्कूल में भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, और फिर मैंने कभी फिर ह्यूमैनिटीज की वजह से कभी मैथ्स से टच रहा नहीं मेरा। तो और समझ में भी नहीं आता था, थोड़ा मन नहीं लगता था क्योंकि पहले से नहीं किया। तो उसके बाद जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी,
तो मैं सारे यूनिट्स को तो मैं पढ़ती थी, लेकिन मैथ्स ऐसा यूनिट था जो मैं हमेशा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, अच्छा एक दिन थोड़ा सा किया, फिर 2-3 दिन गैप कर लिया, फिर थोड़ा किया, इस तरीके से मैं कर रही थी। और मैं सोच रही थी कि ठीक है एग्जाम के पहले कर लेंगे, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा था मेरा उसमें। तो मेरी ये मिस्टेक थी कि मुझे लगा कि मैं एक यूनिट अगर मैथ्स को अच्छे से नहीं भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो 2 यूनिट हो जाता है, डीआई और मैथ्स एंड रीजनिंग आ जाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा अगर कुछ क्वेश्चन भी सही हो गए तो हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने नहीं ध्यान दिया। तो ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी वहां पर, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मैथ्स का तो एक फियर मेरे साथ था ही। उसके बाद जब मैं एग्जाम में अपेयर होने गई तो मैंने क्या किया, फर्स्ट पेपर से एज यूजुअल स्टार्ट किया। तो मैंने मैथ्स तो लास्ट के लिए रखा था, मैंने पूरा फर्स्ट पेपर लगाया। फर्स्ट पेपर टफ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। उसके बाद में सेकंड पेपर मैंने लगाया और पूरे टाइम मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि फर्स्ट पेपर तो इतना अच्छा नहीं हुआ है, मुझे समझ आ चुका था उस टाइम। फिर मैंने अपना सेकंड पेपर किया और उसके बाद एग्जाम खत्म। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मुझे समझ आया कि मेरे जो 2-3 क्वेश्चन से रुके थे, अगर वो मैंने मैथ्स ठीक से कर लिया होता और मैंने डीआई में अच्छा स्कोर किया होता और मैथ्स में स्कोर सही किया होता, तो मेरे वो मार्क्स नहीं जाते कहीं पे भी। तो ये मुझे समझ आ गया। और दूसरा एग्जाम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम, तो इस बार मैंने उन दोनों चीजों को ठीक किया, मैंने स्टार्टिंग से ही मैथ्स पे ध्यान दिया। मैंने अदिति मैम से मैंने मैथ्स पढ़ा, उनकी पुरानी वीडियोस भी देखी और नई वाली वीडियोस तो देखी ही। तो वहां पे मैथ्स में मेरी पूरी हेल्प हो गई। और अदिति मैम की एक चीज अच्छी है कि वो एक लेवल ऊपर तक कराती हैं। तो मैंने किया, ऑल दो मुझे थोड़ा सा जब ज्यादा होता था मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन वो ज्यादा समझने के चक्कर में मैंने कम वाला तो कर ही लिया था, कि मतलब जो यूजीसी नेट तक आता था उतना मेरा प्रिपेयर हो गया था। तो वहां से मैंने क्लासेस मैथ्स वाली शुरू की अदिति मैम से। और फिर मैंने इस बार अपनी स्ट्रेटेजी में एक क्या चेंज किया कि पेपर 2 के मैं बहुत सारे मॉक्स देती थी, और मॉक्स देते देते मैंने अपनी प्रैक्टिस ऐसी बना ली थी कि मुझे 1.5 घंटे में पेपर खत्म करना है, पेपर 2। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा वो पेपर 1 के लिए। तो मैंने ऐसा ही किया, मेरी करते 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 प्रैक्टिस बन गई थी कि 1.5 घंटे में पेपर हो जाता था मेरा पेपर 2। सर एग्जाम में भी मैंने यही किया, मैंने पेपर 1 देखा ही नहीं कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। मैं सीधे पेपर 1 पे जंप, पेपर 2 पे मैं जंप कर गई। और वहां पे मैंने 1.5 घंटे में पेपर को अच्छे से सॉल्व किया। और फिर मेरे पास जो 1.5 घंटे बचे, मैं उस पे पेपर 1 पे आई और आराम से धीरे 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 से, क्योंकि मेरी मैथ्स तो ठीक हो गई थी, पर अभी स्पीड मेरी इतनी नहीं बन पाई थी कि मैं फटाफट से सॉल्व कर लूं चीजों को। तो इस वजह से मैंने अपने पेपर 1 के लिए 1.5 घंटे का टाइम रखा कि मैथ्स भी मैं कोप अप कर जाऊं वहां पे। तो सर मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनी चेंज की और इस बार मेरा फिर पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स थे और पेपर 2 भी अच्छा हो गया मेरा, और फिर जेआरएफ क्लियर हो गया। इट्स ग्रेट। मैं एक चीज सारे एस्पिरेंट को बोलना चाहूंगा, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज से हैं। जैसा कि भावना की जो लास्ट एग्जाम में जो मिस्टेक्स थी वो थी कि मैथ एंड रीजनिंग को इतना इन्होंने कवर नहीं किया था जो इस बार कवर किया। और मेरा ये मानना है कि आज के स्टूडेंट का फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण है ये मैथ एंड रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, क्योंकि ये 15 मार्क्स होते हैं, इसमें अक्सर स्टूडेंट बिना देखे टिक करके आते हैं। जितना मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ कि वो सोल्व करके नहीं जाते हैं, बिना देखे ही उसको टिक करके आते हैं और वहीं पे वो लैग कर जाते हैं। तो ये चीज आपको भी ध्यान में रखनी है कि एग्जाम हो तो प्लीज मैथ एंड रीजनिंग को थोड़ा सा टाइम दो, उसके रिटर्न बहुत ज्यादा है। इससे भावना भी एग्री करेगी कि अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए तो रिटर्न्स उसके बहुत अच्छे होते हैं पेपर 1 में, क्योंकि बहुत सिंपल आता जी है, सर बहुत कम बिल्कुल। लेवल वाला आता है। जी। अब भावना मैं ये जानना चाहूंगा कि पेपर 1 के लिए आपने कौन कौन से सोर्सेस यूज किए, किस एजुकेटर से आपने पढ़ाई की, और फिर हम पेपर 2 पे चलेंगे। सबसे पहले पेपर 1 की हम बात करें। जी। जी सर, पेपर 1 में अगर मैं सोर्सेस की बात करूं तो मेरे सिर्फ दो ही सोर्स थे। एक बुक्स में केवीएस मदान, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, और टीचर्स में आप और अदिति मैम। और मैंने थोड़ी बहुत इधर उधर से चीजें पढ़ी जो मुझे नहीं समझ आ रही थी, दैट्स इट। अब केवीएस मदान को मैंने यूज ऐसे किया था कि मैं जैसे किसी भी टीचर से कुछ पढ़ती थी, जैसे आपसे पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, और अदिति मैम से टीचिंग मैंने पढ़ा, कम्युनिकेशन मैंने पढ़ा। तो मैंने क्या किया कि केवीएस मदान को सबसे पहले मैंने उस यूनिट को एक बार रीड कर लिया अच्छे से। और मुझे अगर ऐसा कुछ लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, थोड़ा सा नोट कर लिया, बस इतना ही किया। उसके बाद फिर मैं सीधे अदिति मैम या आपके मैंने देखे, तो टीचिंग का मैं और कम्युनिकेशन का मैं बताऊं,
तो कम्युनिकेशन तो मेरा जो पूरा कम्युनिकेशन है ना, वो सिर्फ अदिति मैम के क्रैश कोर्स से ही कवर हो गया था। मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो क्रैश कोर्स अदिति मैम ने सच में बहुत अच्छे से लिया है। उसमें एक एक चीज कवर है। और एग्जाम में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि उस क्रैश कोर्स के बाहर से कुछ भी था ऐसा जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जो मैं नहीं कर पाती। तो वहां से मेरी बहुत हेल्प हो गई। और वो थोड़ा सा इजी यूनिट भी है, तो वो हो गया कवर। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने ऋचा मैम और अदिति मैम दोनों से किया था। ऋचा मैम के जो लास्ट वाले सेशंस थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, सर वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने टफ क्वेश्चंस को भी करा दिया था कि आप इजी वाले कर लेते हो, पर ये टफ क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ। तो वो बहुत हेल्पफुल था। और वहां से मैंने उसको कवर किया। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सर, मैंने सिर्फ और सिर्फ आप पे रिलाई किया, मैंने कुछ अदर नहीं पढ़ा। मैं ज्यादा फोकस अपना पेपर 2 पे रखती थी। और पेपर 1 के लिए मैंने कुछ एकदम चुनिंदा सोर्सेस ही मेरे थे, बस मैंने उन पे रिलाई किया। अब सर पेपर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को भी मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। जैसे कि स्टैटिक वाला हो गया और करंट वाला हो गया। अब मेरे साथ प्रॉब्लम सर ये थी कि करंट वाले पोर्शंस को मुझे समझ नहीं आता था, मैं उसको ढूंढूं कहाँ से, कि मतलब मैं कहाँ जाऊं, किस वेबसाइट पे जाऊं। वो बहुत टाइम टेकिंग भी लगता था और कभी कभी समझ में भी नहीं आता था सही है नहीं है। तो सर मैं उसके लिए तो मैंने आप पे रिलाई किया। आप सारी चीजें करंट अफेयर्स के आपने पढ़ा दिए थे, कुछ बचा ही नहीं था। तो वो मैंने नोट करके मैंने उसको याद कर लिया था। मैंने वन लाइनर्स उसके बना रखे थे, 2-4 बार मैंने पढ़ा तो वो दिमाग में आ गया था कि अच्छा ये आंसर ही होगा। उसके बाद से स्टैटिक पोर्शन जो था, वो भी मैंने एकदम से आपसे किया। मैंने बुक पढ़ी, तो वहां पे देखा कि अच्छा ये बेसिक वाली चीजें हैं, ये थोड़ी सी एडवांस वाली चीजें हैं। आपसे बेसिक वाली चीजें भी पढ़ी, एडवांस वाली चीजें भी पढ़ी। तो वो पढ़ लिया, लेकिन सर पूरा याद रखना भी तो मुश्किल था कि कितना ही याद रखें। एक तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं बनता पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, और फिर इतनी सारी चीजें, क्योंकि पेपर 2 भी होता है करने के लिए। तो सर मैंने क्या किया था कि पीवाईक्यूज देख करके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के भी मैंने लिस्ट बना लिए थे, इन दोनों यूनिट के, कि ये तो अच्छे से कर लेना है। बाकी पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि अगर उसमें से कुछ आया तो वो अप्रोचेबल हो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना जाए। तो सर मैंने वो किया। और वो जो इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक्स थे वो सर आपने तो सारा ही कवर कराया था, बस आपसे उसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से कवर करके उसके नोट्स बना लिए। और जो इजी टॉपिक थे उसको सिर्फ पढ़ लिया कि बस वो दिमाग में रहे और समझ लिया मैंने। तो सर मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था पेपर फर्स्ट के लिए। जी, ग्रेट। भावना, अब हम चलते हैं पेपर 2 की ओर। पेपर 2 आपका सोशियोलॉजी था, समाजशास्त्र। जी और सर। आप जेएनयू के स्टूडेंट भी रहे हैं जैसा आपने बताया, और बीएचयू के स्टूडेंट भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जी आपका सर। एकेडमिक्स बहुत ही अच्छा है। और उस एकेडमिक अच्छा होने के साथ साथ और क्या चीजें आपने की जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा स्कोर हो पाया? अगर आप बताना चाहें तो हमारे जो लर्नर्स हैं उनको बता भी सकते हैं कि आपका पेपर 2 का स्कोर कितना रहा है, पेपर 1 का स्कोर कितना रहा है, जिससे कि लर्नर्स को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। जैसा कि भावना ने बताया, इनके कट ऑफ से आई थिंक 5% मार्क्स ज्यादा है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। जी सर। तो सर पेपर फर्स्ट की बात करूं तो मैंने 34 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। और पेपर 2 में मैंने 82 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे। तो सर ये दो मेरे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मार्क्स हैं। और सर जैसे आपने कहा कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूशन से हूँ तो मेरी एकेडमिक अच्छी है। तो सर वो थोड़ी ठीक है, बट एक ये है कि मेरा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं रहा है। तो वहां पे अगर जैसे कोई ये सोचे कि मेरा तो ऑलरेडी बेस बना हुआ था, इस वजह से तो मैंने कर लिया। पर मैं उनको भी ये बोलना चाहती हूँ कि जिनका ये सब्जेक्ट नहीं है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा नहीं रहा है। और मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था इससे। तो इस कोविड के टाइम पे मैंने सोशियोलॉजी को टच करना ही एकदम अभी से स्टार्ट किया था। मैंने उसके फाउंडेशंस पढ़े, छोटी छोटी चीजें स्टार्ट की, उसके बाद फिर मैंने उस पर बिल्ड किया और फिर मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। तो सर अब मैं पेपर 2 की स्ट्रेटेजी अपनी अगर बताऊं, तो मैंने अनअकैडमी पे अंतरा मैम है एक, मैंने उनसे पढ़ा था। तो उनके फाउंडेशंस क्लासेस मैंने देखे, तो उससे तो चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद फिर मैंने इग्नू मैंने पढ़ा, क्योंकि इग्नू बहुत अच्छा सोर्स है। आप अगर एकदम किसी सब्जेक्ट में नए हो तो उससे अच्छा सोर्स तो कोई नहीं हो सकता। तो मैंने इग्नू पढ़ा। तो उससे मेरा एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन गई कि ये सारी चीजें हैं। उसके बाद मैंने जो कुछ बेसिक बुक है वो रिफर की, जैसे रिडजर हो गया या फिर नितिन सांगवान, ये सारी चीजें मैंने रिफर की। उसके बाद मैंने मॉक्स खूब दिए, वो चाहे सेट पेपर का हो चाहे किसी भी स्टेट का हो। जितने भी मॉक्स मुझे मिलते थे मैं उसको देती थी।
तो और ये मॉक्स मेरे डेली प्रैक्टिस का हिस्सा बन चुका था। मैं डेली मॉक्स देती थी और मुझे थोड़ा इसमें ज्यादा मजा भी आता था, इस वजह से भी मैं देती थी, और इम्पोर्टेंट भी था इसलिए भी। मैंने पीवाईक्यूज 3 बार कम से कम लगा चुकी थी मैं, सोशियोलॉजी के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर। उसके बाद सर जो एक्स्ट्रा में मैंने किया, क्योंकि ये तो कुछ सारे बच्चे ही पढ़ने वाली चीजें करते हैं, अब मैं कुछ बताऊं जो मैंने एक्स्ट्रा में किया, तो वो मैंने क्या किया था कि मैं जितने भी पीवाईक्यूज लगाती थी या फिर अलग पेपर्स लगाती थी, उसमें जो भी क्वेश्चन या तो मेरे तुक्के से सही हो रहे थे, गेस वर्क था, या फिर जो गलत हो रहे थे, मैंने उनके पूरे वन लाइनर्स लिखते जाती थी साथ साथ में। और ऐसा करते करते फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट मिला करके मेरे करीब 1,500 से 2,000 एमसीक्यूज तो ऐसे ही प्रिपेयर हो गए, वन लाइनर्स। तो उसके बाद वो खुद से बनाया है, खुद से लिखा है, उसके बाद बीच बीच में उसको पढ़ लिया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता था, वो याद होते जाता था। और सर नेट का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आपका एलिमिनेशन बहुत ज्यादा काम करता है। अगर आप एलिमिनेट अच्छे से कर पाते हो फिर तो पेपर बहुत ज्यादा अप्रोचेबल हो जाता है। तो ये वन लाइनर्स ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। अगर कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं भी आ रहे हैं ना, तो मैं बहुत इजीली एलिमिनेट कर लेती थी कि ये तो है नहीं। और उसके इस तरीके से मैंने सर प्रिपेयर किया था अपना। आपकी स्ट्रेटेजी है वाकई में बहुत ही अच्छी है, और आपका जो स्कोर है वो भी बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट को आपकी स्ट्रेटेजी है जो हेल्प करने वाली है। ये तो बात होगी पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में एक इंटरनल मोटिवेशन भी इंसान को चाहिए होता है, एक एस्पिरेंट को चाहिए होता है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। तो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? जब लगता था कि हताश हो रहे हैं, मतलब बीच में ऐसा भी लगा हुआ कि यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक फेलियर ऑलरेडी हम देख चुके थे, तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? हाँ सर, ये तो है कि डिमोटिवेशन तो बहुत ज्यादा आता है एग्जामिनेशन में। हर दूसरे दिन लगता है कि पता नहीं सिलेबस भी कल खत्म होगा नहीं होगा, कैसे आएगा, पेपर कैसा आएगा, टफ होगा इजी होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते रहते हैं। तो सर मोटिवेशन तो सबसे बड़े मेरे पेरेंट्स थे और मेरी फैमिली, क्योंकि उनको उनके लिए मतलब ये था कि उनको बहुत उम्मीदें थी मुझसे कि एकेडमिक्स में मैं अच्छा करूंगी। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था तो एकदम से मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला, उनका था कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरी पूरी जर्नी में। और दूसरा कि मुझे अब पेरेंट्स तो सपोर्टिव हैं, लेकिन उसके बाद खुद का भी तो एक मोटिवेशन होता है कि मैं कैसे करूं, कि मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत डाउट्स होते थे। लेकिन सर उसके लिए मैं मोटिवेशनल वीडियोस में देखती थी। और सर सबसे बड़ी बात तो जब आपकी आपकी क्लासेस स्पेशली जब मैंने देखी, क्योंकि अदिति मैम भी बहुत अच्छा मोटिवेट करती हैं, उनकी क्लासेस देखते क्लासेस में ही मोटिवेशन होते थे। सर आपकी क्लासेस भी देखो, तो आपकी क्लासेस जब मैं देखती थी तो मुझे ये लगता था कि नहीं हो जाएगा, हो तो जाएगा। ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा मेरे साथ हमेशा रही कि हो जाएगा। तो बस मैंने इस चीज पे बिलीव किया कि जब पिछली बार हो सकता है तो इस बार भी हो जाएगा, थोड़ी सी और मेहनत करनी है। तो सर बस यही मैंने अपने मन में रखा और हो गया इस बार फाइनली। जो सेल्फ बिलीव होता है उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है, जो कि आपने भी नहीं सर, बताया। पढ़ने के अलावा बिल्कुल। आपकी हॉबीज क्या हैं? पढ़ते हो या कुछ अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आप करते हैं? हाँ सर, पढ़ने के अलावा मेरे बहुत सारी हॉबीज हैं, जैसे कि मुझे अदर बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। रीडिंग बेसिकली मेरी हैबिट है, तो मैं अदर बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं आर्ट करती हूँ, ड्राइंग वगैरह, मेरी इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीजें मैं करती रहती थी। और हाँ, इस एग्जाम के टाइम मैंने एक चीज किया कि मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं सारा दिन पढ़ रही हूँ पढ़ रही हूँ पढ़ रही हूँ और फिर कुछ नहीं कर रहे। तो सारी कुछ मिक्स मिक्स ही चलती थी। तो मैंने ये भी पढ़ा, उसको भी पढ़ा, फिर कुछ वीडियोस भी देखे, फिर ऐसे कर लिया। मेरा कुछ इस पूरे एग्जाम के टाइम मैंने अपना एक रूटीन सेट नहीं कर लिया था कि मुझे सिर्फ यही पढ़ना है, ये यूनिट है तो यही पढ़ना है। मुझे जब भी मन किया मैंने पेपर फर्स्ट का एक यूनिट उठा लिया, फिर कभी पेपर टू का, कभी पीवाईक्यू लगा लिया। तो मैं मिक्स तरीके से स्टडी करती थी। ये मैं मतलब पर्सनली मेरे लिए ये काफी काम किया। जी। कोई बुक आप स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहोगे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, जो आप प्रिपरेशन के दौरान आपने पढ़ी हो और जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो? हाँ सर, वो द पावर ऑफ हैबिट एक एक बुक है, वो मैं पढ़ती थी। तो वो मुझे बहुत वो की थी। और फिर मैं स्पिरिचुअलिटी की भी काफी मेरे इंक्लिनेशन है, तो मैं उसकी भी बहुत सारी बुक्स पढ़ती रहती थी। जैसे कि द मैन सर्च फॉर मीनिंग, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी बुक्स मेरी साथ साथ चलती रहती थी। तो थोड़ा सा मेरा मन भी लगा रहता था कि मैं थोड़ा कुछ और भी पढ़ रही हूँ और फिर इस एग्जाम के लिए भी पढ़ रही हूँ। तो ऐसे ही चलता था। कोई लास्ट मैसेज जो आप स्टूडेंट को देना चाहोगे?
हाँ सर, मैसेज ये कि मैं भी एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या फिर तभी ये एग्जाम निकल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भी इस सब्जेक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं आता और फिर उसे ये डर लगता है कि ये एग्जाम को तो काफी लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑलरेडी ऐसे बच्चे हैं जिनका नेट तो क्लियर हो चुका है, उनको तो बस जेआरएफ करना रह गया है, तो मतलब उसमें मैं कहाँ स्टैंड करूंगा या करूंगी। तो सर वो फियर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ये फियर आता था कि ऑलरेडी इतने बच्चे, एक तो जेआरएफ इतने कम बच्चों को मिलता है, तो कैसे हो पाएगा। तो सर हो जाता है, बस थोड़ा सा अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ठीक हो कि पढ़ना क्या है। इस एग्जाम में मुझे लगता है कि पढ़ने से ज्यादा क्या नहीं पढ़ना है ये पता होना चाहिए, कि ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है मुझे। तो वो एकदम से ना फालतू की चीजें हटा करके जो बस एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उसको पढ़नी चाहिए, और ये एजुकेटर पे सर बिलीव होना चाहिए। ये वाली चीजें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, कि मैंने बहुत सारे एजुकेटर्स को ट्राई किया कि इससे भी पढ़ लिया, थोड़ा उससे पढ़ लिया, तो उससे मेरा बहुत ज्यादा सब कुछ हौच पौच सा हो गया था। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया, अदिति मैम को फॉलो किया, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स थी सिर्फ उसको फॉलो किया, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। और अपने ऊपर मैंने सेल्फ वो रखा, और रिवीजन मैंने बहुत किया, कि रिवाइज जो भी पढ़ती थी मैं उसको हफ्ते के अंदर तो रिवाइज कर ही लेती थी, एक हफ्ते से ज्यादा नहीं जाने देती थी उसको। तो सर इस तरीके से मुझे लगता है कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। दैट्स ग्रेट, और डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट को आपकी स्ट्रेटेजी हेल्प करेगी। और फ्यूचर एंडेवर के लिए भी आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, गुड लक आपको। थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे जो स्टूडेंट है, जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, उनको आपने गाइड किया। सो गाइज, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।